हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, साथ ही साथ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी कि दल बदल विरोधी कानून के बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल क्राइसिस क्या है, या फिर कोई दो लीडर्स के बीच में कौन से मतभेद हैं, किन वजहों से तनाव है, इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न। एज ए स्टूडेंट हमारा इंटरेस्ट एरिया ये होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, विप क्या होता है, क्या स्पीकर जो है वो नोटिस जो है वो इशू कर सकते हैं, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के कार्य में दखल दे सकती है, और गवर्नर का रोल क्या होता है। एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो एक 70-80 का दशक था जब जो लीडर्स होते थे, जो जनप्रतिनिधि होते थे, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे चेंज करते थे जैसे कि शर्ट, दिन में किसी और पार्टी में है, रात में किसी और पार्टी में है। तो उसी को हम कहते हैं गया राम आया राम की राजनीति। तो इसी को बदलने के लिए, इस राजनीतिक अस्थिरता को बदलने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया इन द ईयर 1985। इसको कहा जाता है 52nd अमेंडमेंट, जिसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसलिए इसको 10वीं अनुसूची या फिर 10th शेड्यूल भी कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा लॉ है, ये डिफाइन करता है कि दल बदल क्या है, डिफेक्शन क्या है, और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को ये परिभाषित करता है। मतलब वैसे कौन से प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत किसी भी मेंबर की जो सदस्यता है वो निष्कासित की जा सकती है, इसको ये डिफाइन करता है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की जो स्थिरता है वो बनी रहे। अब हम इसके प्रोविजंस पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन का, यानी कि निष्कासन का। इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला तो वैसे मेंबर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, सेकेंड इंडिपेंडेंट मेंबर, एंड थर्ड नॉमिनेटेड मेंबर। तो जो मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं वो दो तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पहला तो तब अगर वो खुद ही वॉलेंटरीली अपना मेंबरशिप जो है वो गिव अप कर दे उस पॉलिटिकल पार्टी की, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है। दूसरा तब जब वो जो है, जब पार्टी के द्वारा विप जारी किया जाता है कि आपको इसके पक्ष में वोट देना है, और वो विप की अवहेलना करते हुए, पार्टी की आज्ञा का पालन ना करते हुए किसी और को वोट देते हैं, या फिर वो वोट देते ही नहीं है, खुद को एब्सटेन कर लेते हैं वोट से, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है वो निष्कासन किया जा सकता है ऐसे सदस्यों का। यहाँ पे भी एक चीज़ आती है कि अगर ऐसे सदस्य जिन्होंने पार्टी के विप को नहीं माना है, अगर उनको 15 दिन के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पीकर के पास पिटीशन नहीं देती है कि इन्होंने हमारे डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन को नहीं माना है, विप को नहीं फॉलो किया है, आप इसको डिस्क्वालीफाई कीजिए, तो ऐसे मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तब माना जाएगा कि ऐसे मेंबर्स के पास पार्टी की जो है वो प्रायर परमिशन है, उनकी जो सहमति है। फाइन। अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स के संदर्भ में। तो जो निर्दलीय जो सदस्य होते हैं वो निर्दलीय लड़ते हैं, तो जीतने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो निष्कासित किए जा सकते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनके पास एक चॉइस होता है, अगर वो चाहें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। बट अगर 6 महीने बीतने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इनकी मेंबरशिप जा सकती है। तो ये इंडिपेंडेंट का क्या है कि वो नहीं कर सकते, और नॉमिनेटेड का क्या है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स वो चाहें तो कर सकते हैं, ना भी चाहें, मे ज्वाइन मे नॉट ज्वाइन, बट आफ्टर 6 मंथ अगर वो ज्वाइन करेंगे तो इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो रद्द की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्शन में आती हैं। सबसे पहला तो आता है मर्जर में। देखिए, मर्जर के साथ हमें स्प्लिट भी समझना होगा। मर्जर तब होता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मेंबर जो है वो उससे अलग हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड मर्जर। और जब उसका 1/3 चला जाता है तो उसको हम कहते हैं स्प्लिट। तो जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना था इन द ईयर 1985, तो इसके एक्सेप्शन में दोनों था, मर्जर प्लस स्प्लिट। बट जब इसमें अमेंडमेंट किया गया इन द ईयर 2003, तो इसको स्प्लिट को यहाँ से हटा दिया गया कि देखा ये गया कि अभी भी तो डिफेक्शन हो ही रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो जो 1/3 अगर पार्टी से छोड़ के किसी और पार्टी में जाते हैं या पार्टी को तोड़ते हैं तो इनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब दूसरा बात आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि स्पीकर ऑफ द हाउस के बारे में। तो आपको मालूम है कि जो स्पीकर होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। तो अगर
वो चाहें किसी पार्टी को ज्वाइन करना, अगर अपनी मेंबरशिप वॉलेंट्री तरीके से अगर पार्टी को छोड़ के चाहें वो उस ऑफिस को होल्ड करना। क्योंकि देखिए प्रेसिडेंस यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्पीकर है वो अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ के स्पीकर पद को ग्रहण करे, वो पार्टी की सदस्यता के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मतलब वो पार्टी को छोड़ के वापस से वो सदस्य बनना चाहते हैं जस्ट टू शो कि वो इम्पार्शल हैं या न्यूट्रल हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। हमने यहाँ पे देखा ना कि अगर कोई वॉलेंट्रली पार्टी के मेंबरशिप को गिव अप करता है तो हाउस का मेंबरशिप भी उसका चला जाता है। तो यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो एक एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं डिसाइडिंग अथॉरिटी के बारे में कि इसका फैसला कौन करता है कि कौन सा मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। तो इसका जो फैसला है वो स्पीकर ऑफ द हाउस यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करते हैं। इससे रिलेटेड एक केस है जिसको हम कहते हैं क्योतो होलोहान केस ऑफ 1993। यहाँ पे दो चीज़ों को लेके चैलेंज किया गया था। पहला चैलेंज ये था कि जब ये लॉ बना था तब जो स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता था। और दूसरा ये कि क्या स्पीकर जो हैं उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो इस तरह का डिसीज़न ले सके। तो जो पहला जो मुद्दा था वो यही था कि स्पीकर के पास है अथॉरिटी कि वो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, बट क्योंकि ये जो होल प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है वो एक तरह का ट्राइब्यूनल प्रोसेस है, एक जुडिशल प्रोसेस है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल रिव्यू के अंदर आता है। ठीक है, ये डिसाइडिंग अथॉरिटी से संबंधित हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या बदलाव हुए थे। तो पहला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो स्प्लिट जो पहले एक्सेप्शन में था उसको यहाँ से हटा दिया गया। दूसरे जो कुछ थे वो ये थे कि टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो संख्या है वो टोटल लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उससे 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यही जो रूल है वो विधानसभा के लिए भी लागू होता है। इस तरह के कुछ प्रावधान इसमें किए गए थे। अब हम इसके कुछ एडवांटेज एंड क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो एडवांटेज यही है कि ये एक स्थिरता लाता है, एक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसकी तो मेंबरशिप ही चली गई ना, तो पार्टी तो नहीं गिरेगी, तो एक तरह से स्टेबिलिटी रहेगी। दूसरी है कि ये मर्जर को जो है वो फैसिलिटेट करता है। मतलब अगर 2/3 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, वो मर्ज कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार नहीं गिर रही। तीसरी बात है कि ये करप्शन जो है उसको रिड्यूस करता है। करप्शन को रिड्यूस कैसे करता है कि पहले उनको मंत्री पद का लालच था कि हमको मंत्री बनाया जाएगा, तो उनकी हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, वो कहते थे कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, पैसे सारी चीज़ें। तो अब तो यही चला गया कि आपका तो मेंबर ही चला गया, तो अब तो मिनिस्टर बनेंगे ही नहीं। तो इस तरह से जो है करप्शन भी इससे रिड्यूस होता है। नेक्स्ट ये है कि क्योंकि अस्थिरता थी, पार्टी बदल लेने से पार्टी जो है वो अल्पमत में आ जाती थी, सरकार गिर जाती थी, फिर इलेक्शंस होते थे असमय, तो असमय इलेक्शंस में पैसे खर्च होते थे, तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर था ऑन इलेक्शंस ये भी अब कम हो गया है। और सबसे लास्ट ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन प्रोवाइड करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को, यानी कि उनको कानूनी जो है वो पहचान प्रदान करता है किसी भी राजनीतिक दल को। अब हम इसकी कुछ आलोचनाओं को देख लेते हैं, इनके मेजर क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा लॉ है एंटी डिफेक्शन, ये मतभेद या फिर जो अपना अलग जो मत होता है किसी चीज़ को लेके उसमें, और ये जो दल बदल है उसमें कोई अंतर नहीं करता। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो अपने पार्टी के स्टैंड से सहमत नहीं है किसी इशू पे और उसको लेके वोटिंग होनी है, और वो पार्टी में तो है लेकिन वो चाहता है कि उस पर्टिकुलर इशू पे वो उस चीज़ को लेके वोट ना करे, क्योंकि उसका जो मत है, वो जो पार्टी का जो होल मत है उससे वो असहमत है, उसका अपना एक अलग विचार है। तो दल बदल कानून में तो कहता है कि अगर पार्टी ने विप दिया है और जिसको कहा है वोट करने के लिए आप उसी को वोट करेंगे, तो एक तरह से उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका तो यहाँ पे वायलेशन हुआ ना। इस तरह से ये पार्टी जो बॉसिज्म है, जो टायरनी है, जो राजनीतिक पार्टियों का जो तानाशाही है उसको भी ये बढ़ावा देती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपने सिर्फ रिटेल डिफेक्शन को बैन किया है और जो होलसेल डिफेक्शन उसको तो आपने लीगल ही रखा है। ये क्या बात हुई कि अगर आप 2/3 तोड़ के जा रहे हैं तो ये मर्जर कहलाएगा, ये लीगल है, लेकिन 1/3 को हम स्प्लिट कहेंगे और ये लीगल नहीं है, ये बैन है। अगर एक इंसान जाता है तो ये बैन है, अगर 100 लोग जाते हैं तो ये बैन नहीं है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि एक इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर। मैंने आपसे कहा ना कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है जो निर्दलीय हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स।
तो अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर को ये चॉइस दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का, तो यही चॉइस हम इंडिपेंडेंट को क्यों नहीं दे सकते? तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो पूरा का पूरा डिसीजन है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का, ये जो अथॉरिटी है ये दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस यानी कि स्पीकर को। तो क्या स्पीकर इस तरह के बड़े जवाबदेही के लिए तैयार है? मतलब हमको मालूम है कि वो किसी पार्टी को रिज़ाइन करके तो आते हैं नहीं, अगर वो चाहें तो रिज़ाइन कर सकते हैं, बट ये कोई ऐसा कन्वेंशन है नहीं। तो वो इम्पार्शल तो होते नहीं हैं, वो हमेशा ही पार्शल रहेंगे, उनका एक पॉलिटिकल बायस रहेगा। तो इसको लेके है कि मे बी ये बायस होंगे। और सेकेंड थिंग ये है कि एक तरह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो थोड़ा सा जुडिशियस है। इसके लिए आपको पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, लीगल नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसको लेके थोड़ा सा डाउट है कि वेदर स्पीकर इज़ इवन एलिजिबल फॉर सच काइंड ऑफ पावर और नॉट। तो हमने एडवांटेज और क्रिटिसिज्म दोनों देख लिया इस कानून का। अब हम आते हैं जो करंट राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है उसके बारे में। अभी तो मुझे लगता है क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सचिन पायलट वापस से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बट एनीवे हमारे लिए तो बढ़ गया है एक टॉपिक पढ़ने को, तो हम देख लेते हैं कि पूरा का पूरा ये शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो साल था 2014, सचिन पायलट बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष राजस्थान में। 2018 में हुए इलेक्शंस, कांग्रेस आ गई सत्ता में। सबको उम्मीद थी क्योंकि सचिन पायलट ने ज़मीन पे काम किया है तो उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सीएम बनाया गया पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत को। मतभेद तभी से थे, लेकिन ये उजागर हुआ है जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 के 10 जुलाई को हुआ ये कि राजस्थान पुलिस ने इनको एक नोटिस जारी किया, सचिन पायलट को, कि आप जो हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग में सम्मिलित हैं। 13 जुलाई को क्या हुआ कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने एक विप जारी किया कि एक कांग्रेस पार्टी कमेटी की मीटिंग होने वाली है, लेजिस्लेटिव मीटिंग होने वाली है पार्टी की, और जितने भी मेंबर्स हैं उनका आना बहुत ही अनिवार्य है। जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी। इनको तो पता ही था कि जो सचिन पायलट कैंप के जो 18 एमएलए हैं वो नहीं आएंगे, और हुआ भी यही, वो नहीं आए। और उनको डिस्क्वालीफाई करने से संबंधित एक पेटिशन जो है वो स्पीकर के पास भेजी गई। तो अब सवाल यहाँ पे यही बनता है कि क्या किसी पार्टी मीटिंग के लिए विप जारी किया जा सकता है? क्योंकि विप तो यूजुअली तब जारी किया जाता है ना जब सत्र हो, जब कोई मीटिंग हो, जब कोई इम्पॉर्टेंट विधेयक पे या फिर किसी चीज़ पे वोटिंग करनी हो, जहाँ पे सदस्यों की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य हो। ऐसे सिचुएशन में विप जारी किया जाता है। पार्टी मीटिंग के लिए तो किया जा सकता है या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इस ग्राउंड पे जो एक एमएलए थे अशोक गहलोत कैंप के, उन्होंने पिटीशन दिया स्पीकर को कि आप जो हैं ये 18 एमएलए की जो सदस्यता है वो रद्द कीजिए। स्पीकर के पास आया पिटीशन, उन्होंने इनको ये जो एमएलए है उनको किया जारी नोटिस। अब ये एमएलए पहुंच गए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये कहते हुए कि स्पीकर का जो नोटिस है वो जायज़ नहीं है। अब हम समझते हैं यहाँ पे स्पीकर का क्या रोल है। देखिए, स्पीकर जो है लोकसभा एक कानून बनाई है अपने रेगुलेशन के लिए, लोकसभा एक्ट ऑफ 1985। इसका है रूल 6 क्या कहता है कि कोई भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित पटिशन जो है वो दे सकता है स्पीकर को। तो ये एमएलए ने दिया। इसी रूल 6 का क्लॉज 4 है, वो ये कहता है कि अगर कोई पेटिशनर पेटिशन दे रहा है किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये अनिवार्य है कि वो खुद को सेटिस्फाई करे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है वो रीज़नेबल है या नहीं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है वो क्या है कि पार्टी ने विप जारी किया पार्टी मीटिंग के लिए और ये लोग नहीं आए, तो ये ग्राउंड रीज़नेबल है, ये क्वेश्चन मार्क है। पर ये सेटिस्फाई करना कि ग्राउंड रीजनेबल है या नहीं, ये स्पीकर का दायित्व नहीं है, वो एक पेटिशनर का दायित्व है। तो स्पीकर का कहना है दैट ही इज़ वेल विद इन हिज राइट टू इशू द नोटिस, और इन्होंने तो सिर्फ नोटिस ही इशू किया है। और ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का तो यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं बनता ना, क्योंकि क्योतो होलोहान केस में तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जो है क्लियर कट वहाँ पे उन्होंने जजमेंट दिया है कि ये स्पीकर का ही पूरा का पूरा राइट है, ये उन्हीं का ड्यूटी है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर। तो यहाँ पे क्योतो होलोहान में भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी एमएलए को या फिर किसी भी लीडर को इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का थ्रेट है, अगर इमीडिएट थ्रेट है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। तो स्पीकर का इस पे ये कहना है कि भैया हम तो सिर्फ अभी नोटिस ही जारी किए हैं पूछने के लिए कि आप बताइए आपको क्यों ना डिस्क्वालीफाई किया जाए।
यहाँ पे तो कोई भी इमीडिएट थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो ये सारी की सारी इश्यूज़ हैं कि व्हिप जो है वो जारी किया जा सकता है पार्टी मीटिंग के लिए कि नहीं, स्पीकर नोटिस जारी कर सकते हैं या नहीं, और हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है या नहीं। अब हम आते हैं कि गवर्नर का क्या रोल है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ क्या हुई ना कि सीएम जो थे अशोक गहलोत, उनको भी पता था कि ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं है किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, और क्योंकि जितने भी एमएलए हैं वो पहुँच गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है कि इनका जो सदस्यता है वो रद्द ना हो। तो इनको एक सॉलिड ग्राउंड चाहिए था कि इनकी सदस्यता जरूर रद्द हो। तो इसके लिए क्या होगा कि ये सत्र बुलाएंगे, उसके बाद व्हिप जारी करेंगे, और एज एक्सपेक्टेड ये मेंबर्स नहीं आएंगे, तो इनके पास एक रीजनेबल ग्राउंड होगा और ये डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। तो इसी के लिए पहुंच गए गवर्नर के पास कि आप जो है वो सत्र बुलाइए, आप सेशन को समन कीजिए। तो अब सेशन को समन करने से संबंधित एक चीज़ है कि जब गवर्नर किसी भी सेशन को समन करते हैं और वो जो कमेंस होता है, मतलब आज हमने सत्र बुलाया और वो एक्चुअली में सत्र होगा, उसके बीच में 21 दिन का गैप होता है। क्यों? क्योंकि एमएलए जो होते हैं वो एक जगह पे तो होते नहीं हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों से आएंगे, फिर एजेंडा ऑफ द मीटिंग सेट होगा, फिर अलग अलग जो व्यवस्थाएं होती है वो होगा, तब जाके जो है वो सत्र जो है वो चालू होता है। तो 21 दिन का गैप लगता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 आर्टिकल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आर्टिकल 163 एंड सेकेंड इज आर्टिकल 174। 163 में क्या है, ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो हेड की जाएगी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और इनके एड और एडवाइस पे गवर्नर काम करेंगे। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि जब वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर रहे हैं तब वो नहीं बंधे हुए सीएम के एड और एडवाइस से। अब आर्टिकल 64 ये कहता है कि गवर्नर जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो सेशन है उसको समन करे, और 2 सेशन के बीच में कभी भी 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि अंडर आर्टिकल 174 ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अगर सीएम ने कहा है कि आपको सत्र बुलाना है तो गवर्नर उसको बुलाएंगे। ही कैन नॉट रिफ्यूज़ दैट, ही कैन नॉट आस्क फॉर द एजेंडा। बट प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर जो आर्टिकल 163 का एक्सेप्शन है कि अगर वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर रहे हैं तो ही इज़ नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे भी यही हुआ है कि अगर जो गवर्नर है उनको लगता है कि जो सीएम है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रस्ट वोट खो दिया है, उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है, तो वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकते हैं ये कहने के लिए कि आप पहले अपनी कॉन्फिडेंस को साबित कीजिए। तो यहाँ पे होल यही है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर का जो यूज़ किया गया है बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 ये सही है या नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी पावर का एब्यूज़ है या फिर राइटफुल यूज़ है, यही जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए जानना आवश्यक है कि जो प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है वो, और जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है वो, इस दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जो प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है वो इंसिडेंटल है, पर जो गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विवेकाधीन शक्तियाँ, वो बहुत ही इंटेंशनल है। ये क्लियर कट फ्रॉम आर्टिकल 163 टू आर्टिकल 166 में क्लियर कट डिफाइन है इनके डिस्क्रिशनरी पावर। तो सुप्रीम कोर्ट को यही देखना है कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है इसका कितना एक्सटेंट है, कितना स्कोप है। ठीक है, वैसे तो क्राइसिस अब एंड हो ही चुकी है, बट लेट्स सी क्या होता है। इट्स अ न्यूज़ इन ट्रांजिशन, प्लीज़ कीप अपडेटेड योर सेल्फ, एंड दिस इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं on esakuntalam.edu@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।